यहाँ स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा कि यूरोपियंस किस तरीके से हमारे भारत में आ गए और उन्होंने कॉलोनाइजेशन किस तरीके से की। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कल के वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ। कल हमने पढ़ा कि हिस्ट्रियोग्राफी किसको कहते हैं, हिस्ट्री को क्या कहते हैं और कौन कौन से अप्रोच से हिस्ट्री लिखी जाती है, किस किस प्रभाव को देखते हुए किस किस नज़रिए से हिस्ट्री को देखी जाती है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नंबर 1 मिलेगी, वो देख लेना। वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी फाउंडेशन डालने के लिए, बेसिकली हिस्ट्री की तरफ आपको माइल करने के लिए, आपको हिस्ट्री सिखाने के लिए वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप जेकेपी एसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको जो टॉपिक दिया जाएगा वो दिया जाएगा नेशनल मूवमेंट्स की हिस्ट्री को पढ़ना। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताऊंगा कि नेशनल मूवमेंट्स की हिस्ट्री तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बैक डेट का, मतलब कि यूरोपियंस किस तरीके से आए। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यूरोपियंस किस तरीके से आए। अब जब वो आए तो उन्होंने यहाँ पर कॉलोनाइजेशन किस तरीके से की, कौन कौन से जंग उन्होंने लड़े या कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने लिए यहाँ पर, मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से कॉलोनाइजेशन किया। तो आपको सबसे पहले यूरोपियंस का एडवेंट यहाँ पर किस तरीके से आए वो पता होना चाहिए, फिर कॉलोनाइजेशन किस तरीके से हुई वो पता होनी चाहिए, उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए वो पता होनी चाहिए। अब उसके लिए जो नेशनल मूवमेंट्स आए उन्होंने काउंटर किस तरीके से किया इस कॉलोनाइजेशन को, वो बात भी आपको पता होनी चाहिए। देखो, हिस्ट्री जो है इसको पढ़ने के लिए सीरीज लगती है, पूरी तरीके से एक सीरीज में पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि यूरोपियंस किस तरीके से आए, तो जब ये आपको पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि कॉलोनाइजेशन किस तरीके से उन्होंने किया। जब ये पता चला कि उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई तो उन्होंने उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए होंगे, और उन स्टेप्स को काउंटर करने के लिए यहाँ के नेशनलिस्ट लीडर्स ने नेशनल मूवमेंट्स लाए। तो ये नेशनल मूवमेंट्स आपको डायरेक्टली पढ़ाऊंगा तो आपको ये पता नहीं होगा कि क्यों, कौन सी मूवमेंट किस स्टेप के लिए थी, वहाँ पर हुआ क्या था एग्जैक्टली, और ये मतलब मूवमेंट लॉन्च की गई। देखो, आपको कभी कभी बैटल ऑफ हुगली के बारे में पूछा जाता है, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पूछा जाता है, लेकिन नेशनल मूवमेंट्स में इनका जिक्र नहीं आएगा क्योंकि ये तो पहले हुए हैं, बैकडेट के हुए हैं। तो मैं आप सभी लोगों को 1600 से स्टार्ट करके, इनफैक्ट 1400 से ही पढ़ाऊँगा, 1400 से पढ़ाऊँगा, और मैं आपको 1947 तक, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब तक हर कोई चीज़ पूरी तरीके से क्लियर करूँगा। आपको बता दूंगा कि इंडिया में किस तरीके से अंग्रेज़ आए, क्यों आए, वो यहाँ पर क्यों आए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और हिस्ट्री में ज़रूर आप मास्टर्स बनोगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे। और यहाँ पर आइए चलते हैं, आज के वीडियो को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने कल पढ़ा सबल्टेरियन अप्रोच, कम्युनिस्ट अप्रोच, कैम्ब्रिज स्कूल क्या है, लिबरल न्यू, इसके अलावा हमने फेमिनिस्ट अप्रोच के बारे में भी कल पढ़ा, और पीडीएफ के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, आज आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमें आज का जो टॉपिक है वो रहेगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, मतलब किस तरीके से यूरोपियंस इंडिया में आए, यूरोपियंस किस तरीके से इंडिया में आए। अब हम इसी चीज़ को पूरी तरीके से देखेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कौन कौन से आए। सबसे पहले आए पुर्तगाल्स, फिर आए उसके बाद डच, फिर आए उसके बाद इंग्लिश पीपल, और उसके बाद आए फ्रेंच। यहाँ पर ये 4 चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना। पुर्तगाल्स आए, डच आए, यूरोपियंस आए और फ्रेंच आए। इंग्लिश पीपल जिनको बोलते हैं ये सारे यूरोपियंस कहलाते हैं, ठीक है। यूरोपियंस जो यहाँ पर आए थे इनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर पुर्तगाल आया, फिर डच आया, फिर इंग्लिश पीपल आए और फिर फ्रेंच आए। तो इन सारे चीज़ों को आपको देखना है। अगर ये जो इंग्लिश पीपल है ये यहाँ पर सक्सेसफुल हुए, फ्रेंच क्यों नहीं सक्सेसफुल हुए, डच क्यों नहीं हुए, पुर्तगाल क्यों नहीं हुए, खाली इंग्लिश ने यहाँ पर 200 साल तक हुकूमत किस तरीके से की। तो ये सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आपको कैसा लग रहा है कि हिस्ट्री पढ़ के। सबसे पहले देखो, हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि एक छोटा सा इवेंट हुआ था। देखो, 1453 में जो कांस्टेंटिनोपल है वो मतलब ओटोमान तुर्कस के कंट्रोल में आ जाता है। जब वो ओटोमान तुर्कस के कंट्रोल में आ जाता है तो उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, जो ओटोमान तुर्कस है उन्होंने लार्ज पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी को कंट्रोल में कर दिया। देखो, सबसे पहले आप सभी लोगों को ये स्टेप समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर वर्ल्ड का जो मैप है वो बताना चाहता हूँ। देखो, ऊपर यहाँ पर मतलब अपना भारत है,
ये मान लो अपना भारत है, ठीक है, और यहाँ पर ये अफ्रीकन कंट्रीज़ है, ठीक है। ये जब अफ्रीकन कंट्रीज़ यहाँ पर है और यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी मिलेगा, ठीक है। जब यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी है और यहाँ पर आपका यूरोप वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ इस साइड में आपको यूरोप वगैरह मिलेगा, इस साइड में ये पूरा मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ है। तो यहाँ पर क्या करते थे कि यूरोपियंस जो थे वो यहाँ से आ जाते थे वाया मेडिटेरियन सी इंडिया में, किसके लिए, यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या ली जाती थी, स्पाइसेस लिए जाते थे, यानी कि मसालों का ट्रेड होता था वाया मेडिटेरियन सी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो ओटोमन तुर्कुस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मेडिटेरियन सी जो यहाँ पर था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। जब उसको अपने कंट्रोल में ले लिया तो यूरोपियंस का रास्ता बंद हो गया ना, तो ये यहाँ पर नहीं आ सके, तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी से ये इंडिया नहीं पहुँच सके। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ा, इनको अल्टरनेट रूट ढूंढना पड़ा यहाँ इंडिया पहुँचने के लिए। उसके लिए इन्होंने एक बार वर्ल्ड मैप देख लेना, वहाँ से आपको पूरी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, एक भी चीज़ आपका नहीं छूटना चाहिए। इन्होंने क्या किया, मतलब ये जो मतलब पूरी तरीके से थे, इन्होंने मेडिटेरियन सी जो यहाँ पर था, यहाँ पर पूरी तरीके से अफ्रीका के ऊपर, ये मान लो ये आपका अफ्रीका है और ये आपका मेडिटेरियन सी है, इसके साथ ही टच करता है पूरी तरीके से। जब ये कंट्रोल में आ गया तो इनको अल्टरनेट रूट की ज़रूरत पड़ी ताकि ये भारत पहुंच सके। ये इंडिया है आपका, ये हो गया इंडिया, ये हो गया अफ्रीका और ये होगा आपका मेडिटेरियन सी। जब मेडिटेरियन सी ओटोमन तुर्कोस के कंट्रोल में आ गया तो इनको क्या करना पड़ा कि इनको यहाँ पर स्पाइसेस का ट्रेड करने के लिए अल्टरनेट रूट ढूंढना पड़ा। यहाँ से पहले रूट था तो ये रूट बंद हो गया क्योंकि मेडिटेरियन सी किनके कंट्रोल में आ गया, ओटोमन तुर्कोस के कंट्रोल में। अब इनको अल्टरनेट रास्ता ढूंढना पड़ा ताकि ये इंडिया पहुँच सके। तो इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर देखते हैं वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा इज द पर्सन हु डिस्कवर्ड इंडिया, ये कहा जाता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो वास्को डी गामा जो था उन्होंने एक सी रूट डिस्कवर किया टुवर्ड्स द इंडिया इन 1498। 1498 में वास्को डी गामा ने अलग सा एक रूट डिस्कवर किया इंडिया के लिए, तो वाया केप ऑफ गुड होप अफ्रीका। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ से है। देखो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि आप मान लो कि यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ है, ऊपर यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ है, ये मान लो ये आप यूरोपियन कंट्रीज़ है, ये आपका मेडिटेरियन सी हो गया और ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है, राइट। और यहाँ पर आपका इंडिया है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से निकलते हुए यूरोपियंस ने इस मेडिटेरियन सी के साथ छेड़ा ही नहीं। जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ ने मेडिटेरियन सी को छुआ ही नहीं, ये यहाँ से निकलते हुए यहाँ पर है, एट द पीक पर है केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के पीक पर है केप ऑफ गुड होप, जिसको केप टाउन भी कहा जाता है, जहाँ पर मैच भी खेला जाता है, इंटरनेशनल मैचेस भी वहाँ पर होते हैं केप टाउन साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पर मतलब मैच भी होते हैं भैया। केप ऑफ गुड होप जब ये निकले तो अल्टीमेटली ये पहुँच गए यहाँ पर भारत में जब ये पहुँच गए तो ये इस तरीके से भारत में घुसे। तो ये कहाँ से घुसे भारत में, देखो भारत के इधर नीचे क्या है, भारत के नीचे इंडियन ओशन है, यहाँ पर आपको पता है ना इंडियन ओशन है, और यहाँ पर इस साइड से क्या है, इस साइड से यहाँ पर इंडिया के बे ऑफ बंगाल है, ये आपको भी पता होने चाहिए, और यहाँ पर अरेबियन सी है। तो ये अरेबियन सी से होते हुए किसमें, भारत में घुस गए, और कहाँ पर घुस गए वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि वाया केप ऑफ गुड होप, ये याद रखना। तो वास्को डी गामा जब आ गया तो ये कहाँ पर पहुँच गए, ये कलकत्ता में पहुँच गया। उस वक्त कलकत्ता को कैलकिट इन्होंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, कैलकिट। कलकत्ता में जब ये पहुँच गए तो ये इसको हिंदू रूलर जो उस वक्त था जैमोरिन जो था, उन्होंने वास्को डी गामा को वेलकम किया। जब कोई भी मतलब मेहमान आता था, इंडिया इज़ नोन फॉर दिस, मतलब इस कल्चर के लिए माना जाता है, यहाँ पर मेहमान नवाजी बहुत अच्छे तरीके से की जाती थी फ्रॉम द पास्ट। तो यहाँ पर जब वास्को डी गामा पहुँच जाता है तो हिंदू रूलर थे उस वक्त जैमोरिन, इन्होंने इनको वेलकम किया। और ये जो वास्को डी गामा थे ये इंडिया में 3 मंथ्स के लिए रहे। इसके बाद जब ये वापस चले गए तो इन्होंने यहाँ से कुछ चीज़ें रिच कार्गो, जो मतलब यहाँ का मतलब
मतलब जो यहाँ के कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो बाहर के दुनिया में बिकने के लायक होती है, तो यहाँ से ले गए और वहाँ पर इनको हाई प्राइसेस में यूरोप में भेज दिया और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ और यूरोपियंस को इस वास्को डी गामा की जर्नी से एक नया रूट मिला टुवर्ड्स इंडिया के लिए। तो 1948 याद रखना, वास्को डी गामा याद रखना और केप ऑफ गुड होप याद रखना, केप टाउन साउथ अफ्रीका से। तो ये चीज़ आपको जब समझ में आ गई, इस तरीके से देखो 15th सेंचुरी में या 1498 इट मीन्स 15th सेंचुरी यूरोप में चल रही थी रिनेसेंस, रिवाइवल, रिबर्थ जिसको कहते हैं, यानी कि नई एज की शुरुआत हो रही थी। तो इसीलिए वो पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहते थे, वर्ल्ड को अपने अंडर करना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने ये रास्ता निकाला। तो ये कौन थे? ये पुर्तगाल थे। कौन थे? पुर्तगाल थे। पुर्तगाल लोग जो यूरोपियन लोग थे लेकिन पुर्तगाल थे, तो पुर्तगाल्स ने यहाँ पर पूरी तरीके से रास्ता निकाला। उसके बाद पुर्तगाल्स यहाँ पर आ गए। अब जब पुर्तगाल्स यहाँ पर आ गए, उन्होंने रास्ता वास्ता निकाला, तो अब देखते हैं पुर्तगाल्स ने क्या किया। 1505 में देखो, 1505 में 1498 में तो रास्ता मिला, ठीक है। अब उसके बाद 1505 में फ्रांसिस डी एलमेरिद जो किंग ऑफ पुर्तगाल थे, उन्होंने अल्फांसो डी अल्ब्राक को गवर्नर मुकर्रर किया। किसके लिए? इंडिया के लिए। तो ये मतलब माना जाता है, अल्फांसो डी अल्ब्राक को माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगाल पावर इन ईस्ट मीन्स इन इंडिया। तो इसको माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगाल पावर इन इंडिया। तो ये कौन थे? फ्रांसिस्को डी एलमेरिद जो थे, इन्होंने इंडिया के लिए गवर्नर अपॉइंट किया। किसको? अल्फांसो डी अल्ब्राक को, ताकि वो गवर्न करे इंडिया में। तो यही माने जाते हैं रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगाल पावर इन इंडिया या ईस्ट कह सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने बहुत सारे मतलब जो सी थे, जो समंदर थे इंडिया के, साउथ इंडिया में बहुत सारे आपको समंदर मिलते हैं, उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज पे अपने किल्लाबंदी की, मतलब पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। ये मैं बात करता हूँ पुर्तगाल्स की। तो यहाँ पर इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी पे फोकस करते थे। ये सब कुछ चाहते थे कि सारे क्रिश्चियन बने। तो ये जहाँ पर भी आप कम्युनल अप्रोच देखते हो ना किसी भी रूलर को, तो वो ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हिस्ट्री गवाह है। तो यहाँ पर 1510 में क्या होता है, फिर 1510 में इन्होंने गोवा को एक्वायर किया। क्या किया? गोवा को अपने कब्जे में लिया। तो किससे लिया? सुल्तान ऑफ बीजापुर से। अभी तक गोवा जो था वो सुल्तान ऑफ बीजापुर के कंट्रोल में था, और 1510 में पुर्तगाल्स ने गोवा को एक्वायर किया। देखो अब इसके बाद क्या होता है कि गोवा को मतलब यहाँ पर मतलब बहुत सारे ये जो पुर्तगाल्स थे, इन्होंने बहुत सारे पुर्तगालियंस को इनवाइट किया ताकि वो मैरी कर सके हिंदू गर्ल्स के साथ। तो यहाँ पर भी ये कम्युनल अप्रोच के साथ ही चल रहे हैं, ताकि उनको क्रिश्चियनिटी में, जिसको हम लव जिहाद के कंसेप्ट से आजकल देख रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर वही कंसेप्ट यहाँ पर अपनाने की कोशिश की। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो गोवा में मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब अपने आप को एस्टैब्लिश किया। किसके रूप में? विलेज लैंडलॉर्ड्स के रूप में इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। इसके अलावा इन्होंने इंट्रोड्यूस किए वहाँ पर नए रोड्स, इरिगेशन वर्क्स बनाए, क्योंकि दे हैड ऑलरेडी रिवाइवड रिनेसेंस, उनके पास थे, नए आइडियाज़ थे उनके पास। तो इन्होंने न्यू क्रॉप्स भी इंट्रोड्यूस किए। कौन कौन सा क्रॉप इंट्रोड्यूस किया? टबैको कहाँ से आया हुआ है इंडिया में, ये आपको पता होना चाहिए। पुर्तगाल से टबैको इंडिया में आया है। इसके अलावा कैशो जो है क्रॉप है, ये भी कैश क्रॉप है, तो ये भी इंडिया में कहाँ से आया? पुर्तगाल से। और पाइनएप्पल जो है, पाइनएप्पल भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, तो ये भी यहाँ पर पुर्तगाल से आया है। क्वेश्चन यहाँ पर कभी कभी बन सकता है कि टबैको या कैशो या पाइनएप्पल ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए हैं इंडिया में? ये पुर्तगाल से हुए हैं इंट्रोड्यूस इंडिया में। अब यहाँ पर इनके पास इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर एक और थी कि ये स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे मुस्लिम्स को। तो ये इनका मेजर ड्रॉबैक था कि ये मतलब कम्युनल अप्रोच के साथ अपनी आप को देख रहे थे। तो इन्होंने इसके साथ साथ ही कैप्चर किया दमन, दीव और सलेट को भी, इसके अलावा हुगली बेसिन को भी अपने कंट्रोल में किया। अब इनके पास कुछ स्ट्रॉन्ग नेवी थी, क्योंकि ये सी रूट डिस्कवर करने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी रखते थे। तो इन्होंने कोस्टल एरियाज़ जो थे इंडिया के, उन पर लगभग 50 साल तक कब्जा रखा।
तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो इन्होंने वेस्ट में क्या किया, इन्होंने वेस्ट में 4 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो अपने कंट्रोल में किए, जो मुंबई से लेकर दमन एंड दीव तक 4 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को अपने कंट्रोल में किया। अब अगर साउथ की बात करेंगे तो साउथ में इन्होंने मैंगलोर, कोचिन, कैनोर, कोचिन और कैलकिट यानी कि कलकत्ता को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब अगर इसी तरीके से ईस्ट की बात करेंगे, देखो हमारे भारत इस तरीके से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में इन्होंने क्या किया, मुंबई से लेकर दमन एंड दीव तक 4 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को अपने कंट्रोल में किया। साउथ में इन्होंने कलकट, कोचिन, चिनौर और मैंगलोर को अपने कंट्रोल में किया। अब अगर इसी तरीके से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट की बात करेंगे, वेस्ट की बात करेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट की अगर बात करेंगे तो सैंथोम चेन्नई में कंट्रोल में किया और नागापट्टनम इन आंध्रा में अपने अंडर कंट्रोल में किया। लगभग इन्होंने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह पे अपना कब्जा फैला दिया। अब इसी तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से पावर को डाइवर्सिफाई किया जाता है, फैलाया जाता है, अपने अंडर कॉलोनाइजेशन किस तरीके से की जाती है। ये आइडिया आपके अंडर डेवलप होना चाहिए कि किस तरीके से पुर्तगालिज्म के पास थे। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी कुछ सिग्निफिकेंसेस थी, जो पुर्तगाल्स यहाँ पर आए उनके कुछ सिग्निफिकेंसेस थे। तो यहाँ पर इनिशिएटेड यूरोपियन एरा मतलब इन्होंने इनिशिएट किया यूरोपियन एरा इंडिया में। वो इनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी थी। आपको पूछा जाएगा विच वन ऑफ द यूरोपियन पावर्स वाज हैविंग स्ट्रॉन्ग नेवी एट ऑल, तो किसके पास थे, इंग्लिश के पास थे, फ्रेंच के पास थी, या डच के पास थी, या पुर्तगाल के पास थी। तो उसका ऑप्शन आएगा पुर्तगाल के पास थी। और इनके पास न्यू मिलिट्री इनोवेशंस थे, इनके पास इम्प्रूव्ड टेक्निक्स एट सी, समंदर में इनको बहुत ज़्यादा टेक्निक्स थी क्योंकि इनके पास नेवी बहुत अच्छी थी। और इन्होंने बहुत सारे चर्चेज इंडिया में बिल्ड किए। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे द आर्ट ऑफ गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ जो था, इन्होंने गोवा में पूरी तरीके से ये फैला दिया। अभी भी अगर आप गोवा में जाते होंगे तो वहाँ पर ज्वेलरी का काम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वहाँ की ज्वेलरी जो है, पर्ल्स वगैरह को ज़्यादा वहाँ पर सोल्ड किया जाता है। तो जो ट्रैवलर्स वहाँ पर आते हैं या टूरिस्ट्स वहाँ पर आते हैं, तो ये काम वहाँ पर इंट्रोड्यूस किसने करवा दिया, वहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किसने करवा दिया, पुर्तगाल्स ने करवा दिया। अब पुर्तगाल्स के ड्रॉबैक्स भी कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर देखो स्ट्रगल विथ इंग्लिश एंड डच, देखो इंग्लिश और डच के साथ इनकी हमेशा कन्फ्लिक्ट्स रहे, जो कि बाद में इंडिया में आए लेकिन इनके साथ कन्फ्लिक्ट्स रहे। और यहाँ पर स्ट्रगल विथ मराठास के साथ भी इनकी लड़ाई रहती रही, और पायरेसी और रॉबरी इनको हो रही थी, वो उससे भी इनको प्रॉब्लम हो रही थी। ये जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट थे उससे भी इनको प्रॉब्लम हो रही थी, सारी मुस्लिम कम्युनिटी इनके खिलाफ थी। और इसके अलावा कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ऑफ हिंदूज एंड अदर्स, वो भी इनका एक ड्रॉबैक रहा। तो यहाँ पर इसके साथ साथ लास्ट में जब डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील हुआ, जब ब्राज़ील डिस्कवर हुआ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आइडिया ऑफ कॉलोनाइजिंग इंडिया, तो वो इन्होंने डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स द वेस्ट। वो वहाँ पर चले गए ब्राज़ील को कॉलोनाइज करने के लिए, तो यहाँ पर इनका साथ छूट गया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनके साथ बहुत सारी जंग्स भी लड़ी गई, तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं पूरी तरीके से डच के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया ना, हमें 4 पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है पुर्तगाल्स कैसे आ गए, डच कैसे आ गए, इंग्लिश पीपल कैसे आ गए, और फ्रेंच कैसे आ गए। पुर्तगाल हमने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में डच पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर फ्रेंच पढ़ेंगे। तो पूरी तरीके से ब्रिटिश कंट्रोल कहाँ का इसके यहाँ पर हुआ, फिर 1857 हमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है। फिर उसके बाद नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगी, एक एक करके 10-15 वीडियोस में मैं पूरा तरीके से आपको एक ख़त्म करवा दूंगा। देखो अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको एक चेन में पढ़ना है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आपको लगेगा कि सर बहुत ज़्यादा उधर इधर का पढ़ा रहे हैं, अभी आपको लगेगा, लेकिन कल जब आपको पूरी तरीके से प्रिपरेशन होगी ना, तो उस वक्त वही स्टूडेंट जो कल स्टार्ट करेगा ना, उससे आपने एक दिन पहले स्टार्ट किया होगा, कुछ ज़्यादा पढ़ा होगा, यू विल बी बेटर एट द एग्जामिनेशन, एट द एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स, और उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप आज से ही पूरी तरीके से मन लगा के पूरी सीरीज़ देखोगे, चुपचाप करके, किसी को पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।